अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोग ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, अपनी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपना ख्याल तो रख ही रहे होंगे। हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे पूछ रहे होते हैं तो उसकी वजह से भी आपने अपना ख्याल रखना है। बेहतर ज़िंदगी जीने का गुड़ भी हम आपको सिखा रहे होते हैं, वो भी आपने ज़रूर सीखना है और खुश रहा करें। जितना खुश रहेंगे ना उतनी ज़िंदगी हसीन भी लगेगी और उतनी ज़िंदगी लंबी भी हो जाएगी और सेहतमंद भी आप रहेंगे। जितना इन चीज़ों को, मुश्किलात को, परेशानियों को अपने सर पे सवार करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो सेहत है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगी। आई नो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस माहौल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, महंगाई है, फिर और इतनी चीज़ें हैं कि जनाब गुज़र बसर नहीं हो रहा, तनख्वाहें नहीं हैं, आमदनी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो किस तरह ज़िंदगी जिएं और किस तरह खुश रहने की कोशिश करें। मुझे पता है ये सारे रीज़न्स सबके साथ हैं, हम सारी इन चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों में से अपने लिए खुशी निकालने का बाइस बने। हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिले और हम भी कोशिश यही करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से उन चीज़ों को उजागर किया जाए, उन टॉपिक्स के ऊपर बात की जाए, उन इश्यूज़ के ऊपर बात की जाए जो हमारा और आपका मुश्तरका मसला होता है, जिनसे हम दोनों, हम भी आवाम में ही आते हैं। वो अलग बात है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम आप तक आवाज़ पहुंचा रहे होते हैं। जो चीज़ें हुकाम बाला की तरफ से हो रही होती हैं, जो इंतज़ामिया की तरफ से हो रही होती हैं, उनका मीडियम हम बनते हैं और हम आप तक वो चीज़ें पहुंचा रहे होते हैं। और ख़ुशी होती है जब आप अगर कोई बात करते हैं, किसी इशू के ऊपर कोई आवाज़ उठाते हैं और आपकी सुनी जाए और उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए तो खुशी होती है और फिर एक वो फीलिंग आती है कि हम अच्छा करें, एक सेटिस्फेक्शन होना शुरू हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ हम कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है वो अच्छी हो रही है, वो आप तक भी पहुंच रही है और वो हुकाम बाला तक भी पहुंच रही है। तो इसके ऊपर आज पूरा एक सेगमेंट है जो आपने ज़रूर देखना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, भी थोड़ी चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो चीज़ हुई है, जो प्रपोज़ल गया था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ हम बात कर लेते हैं हेल्थी रहने के हवाले से। और हेल्दी अगर रहना है तो उसके लिए आपको एक तो खाने पीने का ख़याल रखना है, उसकी एहतियात बरतनी है, दूसरा आपने एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज पर बहुत से लोग ना डगमगा जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा करें ना करें, क्या करें, टाइम नहीं मिलता, बाहर जाना पड़ता है, जिम में जाना पड़ता है, उसके लिए टाइम कौन निकाले। तो हम आपके लिए ये सेगमेंट इसीलिए लेकर आते हैं कि आपको ना जाना पड़े बाहर, हम आपके लिए सारी मेहनत करेंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ उसको अच्छे तरीके से देखना है, गौर करना है और फिर उसको घर में परफॉर्म करना है। तो आज हम करेंगे बात बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइजेज फॉर वेट लॉस, कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो उसके लिए किस तरह की कार्डियो एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे साथ उज़ैर अतीक मौजूद हैं जो कि फ़िटनेस ट्रेनर है, उनसे बात करते हैं। उज़ैर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। हाउ आर यू? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज के हवाले से उज़ैर बात करने वाले हैं। मुझे बताइए कि क्या सिर्फ कार्डियो करने से, खाली कार्डियो करने से वज़न कम होता है कि नहीं होता? देखिए मुनीबा, फ़र्क तो पड़ता है ऑफ कोर्स। अच्छा। कार्डियो वस्कुलर की वर्कआउट जो बेसिकली होते हैं वो फोकस तो कार्डियो बेस्ड ही होते हैं, बट अगर आप खाली अपना वेट लॉस की तरफ जर्नी जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने अपना सिर्फ वज़न कम करना है और कोई आपका गोल नहीं है कि स्ट्रेंथनिंग की तरफ जाना है या आपने और मसल गेन करना है, सो ऑफ कोर्स खाली कार्डियो करने से आपका वेट ड्रॉप करेगा, बट उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आपका डाइट भी बड़ा मतवाज़न किस्म का हो। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली कार्डियो करते रहें और डाइट आपकी वही रहे जो एक नॉर्मल डाइट चल रही है जिसमें आप ऑलरेडी वेट गेन कर रहे थे। सो ऐसा नहीं होता। और कार्डियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपने ख्याल रखनी है कि खाली वॉक नहीं, इट शुड बी काइंड ऑफ अ ब्रिस्क वॉक। अच्छा, थोड़ा सा फिर लिस्ट भी कर दें कि कार्डियो में कौन कौन सी एक्सरसाइज आ जाती है। अच्छा, कार्डियो में देखें जितनी भी बॉडी वेट ट्रेनिंग है सारी उसमें कार्डियो फॉल करनी। आप अगर जिम में कार्डियो कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आपके पास ट्रेडमिल भी अवेलेबल है, रोइंग मशीन भी अवेलेबल है, इलिप्टिकल में आपके पास क्रॉस ट्रेनर अवेलेबल है, आपके पास रिकम्बेंट बाइक अवेलेबल होती है, आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। ये सब कार्डियो में आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आप नॉर्मल बॉडी वेट कार्डियो में कर रहे हैं तो उसमें फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है रोप के साथ, जंपिंग रोप्स होती हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं,
आपके स्क्वाट सिंपल होते हैं वो भी कर सकते हैं, ये सब बॉडी वेट ट्रेनिंग भी कार्डियो में आ सकती हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके नॉर्मली हमारे यहाँ लोगों का ट्रेंड ये होता है कि जितनी भी एक्सरसाइज हम जिम में करते हैं वो मशीन बेस्ड जो होती है, जिससे हम ट्रेडमिल को नॉर्मली ज़्यादा बिकॉज वेरी फेमिलियर नेम विद एवरीवन, हमें लगता है वही कार्डियो है। हाँ, और घरों में भी लोगों के पास होता है तो लोग समझते हैं कि बस वही जो है वो सिंपल कार्डियो, लेकिन कार्डियो की बहुत सी फॉर्म है। बट अगर आप सिंपल कुछ भी जिम नहीं कर रहे, आप सिंपल एक हाउसवाइफ हैं या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अगर वॉक पे जा रहे हैं तो प्रेफरेंस वो भी कार्डियो में ही काउंट होगा। अगर आप वॉक कर रही हैं, रनिंग कर रही हैं, दैट आल्सो कम्स इनटू कार्डियो। लेकिन वो वॉक भी जैसे आपने कहा कि खाली वॉक नहीं करनी है, ब्रिस्क वॉक। हाँ, देखें ब्रिस्क वॉक में ये होता है कि आपका कैलोरी बर्न ज़्यादा होता है, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। खाली वॉक में आपकी बर्निंग उस तरह से नहीं होगी। और दूसरा ये कि ऑफ कोर्स अगर आपका गोल जो है उसमें कितनी इंथुजियाज्म आप दिखा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक तो हम नॉर्मली भी कर रहे होते हैं जिसमें हम स्टेप काउंट करते हैं, तो वो स्टेप काउंट तो उसमें आ जाता है, लेकिन कुछ पाने के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है ना, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट होती है कि आप ब्रिस्क वॉक करें। अगर आपका उसमें हाई रेट जाता है ऊपर, लेट्स से कुछ लोगों का मसला होता है कि उनकी पल्पिटेशन बहुत हाई होती है, दैट्स फाइन। आप ब्रिस्क वॉक करते करते अपना को थोड़ा सा रेस्ट दें, नॉर्मल वॉक पे आ जाएं, आधा पौना मिनट नॉर्मल वॉक करें, फिर ब्रिस्क वॉक की तरफ चले जाएं। और रनिंग का भी रूल यही है, जो लोग इवन मैराथन वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं या रनिंग में अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, उसका भी रूल यही होता है कि आप मुसलसल रनिंग में नहीं कर रहे होते। आप 1 मिनट रन करते हैं, 30 सेकंड का वॉक करके कूल डाउन करते हैं, फिर रन करते हैं, फिर कूल डाउन करते हैं। दिस इज द वे। ये वेरिएशन बहुत ज़रूरी होती है कि अगर आप रनिंग के लिए भी जा रहे हैं या फिर ब्रिस्क वॉक के लिए भी जा रहे हैं। अच्छा, एक तो ब्रिस्क वॉक में उसके अलावा कौन से ऐसे एक्सरसाइज हैं जो अगर हम सिर्फ एक भी करें तो हमारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं? देखिए, ज़्यादा कैलोरी बर्न करने के लिए तो मैंने जिस तरह कहा ना कि जितनी भी बॉडी वेट ट्रेनिंग है वो आपको बहुत हेल्प करती हैं। जिस तरह अगर आप एग्जांपल लें, अब आप माउंटेन क्लाइंबर्स कर रहे हैं, वो अगर आप 100 कर रहे हैं, आप स्टार्ट करने के अपने एक पॉइंट को लेके स्टार्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा 100 से स्टार्ट करे, आप 20 से स्टार्ट करें, उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करें, अपने मोमेंटम को ऊपर लेके जाएं, और वो ग्रेजुअली इंक्रीज तभी होगा जब आप अपने आप को कंसिस्टेंसी के अंदर रखेंगे। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि वो करने में भी। सो इस पर अगर आप ओवरऑल देखा जाए जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा ख्याल है जो ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग होती है ना, सबसे ज़्यादा कैलोरी वो बर्न करती है। सो द मोस्ट फास्टेस्ट वे टू बर्न कैलोरीज दैट इज रनिंग। वो ट्रेडमिल के ऊपर। अगर ट्रेडमिल के ऊपर आप वॉक कर रहे हैं, जैसा नॉर्मली आप लोगों को देखती हैं जिम में वॉक कर रहे होते हैं और साथ साथ मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, इट्स ऑफ नो यूज टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने फोकस्ड रह के अपने आप को बर्न करना है और चाहते हैं कि मैं रिजल्ट लेके जाऊं और जिम में मेरा जो 40-45 मिनट का टाइम है वो जस्टिफाइड हो, तो गो फॉर रनिंग। ठीक है, और वो भी आप ट्रेडमिल के ऊपर, लेकिन उसके भी तो मोड होते हैं ना, तो कौन से मोड पर कितना करना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए जिससे कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये आपके अपने उस पर डिपेंड करता है कि आपका लेवल कौन सा है। अगर आप बहुत बिगिनर हैं तो सिंपल आप रनिंग स्टार्ट करें। कुछ मशीन्स होती हैं माइल्स पर आवर के ऊपर, कुछ किलोमीटर पर आवर के ऊपर, वो आपको मशीन बता देगी, वो स्पीड सामने लिखी होती है। आप रनिंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो 5.5-6 पे जाके भी किलोमीटर पर आवर पर रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा ग्रेजुअली अपने आप को उस मोमेंटम में लेकर आएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए उज़ैर, फिर कुछ डेमो भी हमारे देखने वालों को, ऑडियंस को करके दिखा दें कि किस तरह की कार्डियो एक्सरसाइज वो घर पर परफॉर्म कर सकते हैं इफ़ दे डोंट हैव एनी मशीन। हाँ, वेरी सिंपल है। देखें, अगर आप अपने घर पर हैं तो आप सिंपल स्टार्ट करें नी रेस के साथ। ओके। जितनी भी ख़वातीन हज़रात जो घर पे करते हैं उसके लिए सिंपल तरीका है, आप अपने आप को सिर्फ ये, अब आप इसको हम स्टैटिक रनिंग भी कह सकते हैं और उसको हम नी रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने अगर ये करना, इसके आप रेपिटेशंस करें 15 से 20 और 3-3 सेट्स के कम से कम करें। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है इस पोजीशन में आके, इसको टच टोज बोलते हैं। अब आपने इसमें इसकी बेंडिंग कितनी होगी वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी पे डिफाइन करता है, बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इतना तो कम से कम आप बेंड कर लेंगे, और आपने सिर्फ टो तक जाना है, वापस आना है, उसको टच करना है। इसकी भी आपने रेपिटेशंस जो हैं वो 15 से 20 करनी है, यानी कि 10-10 दोनों साइडों पे, और इसके कम से कम 3 से 4 सेट करें, ठीक है। इसके बाद बड़ा अच्छा वर्कआउट है जो कि हमारा वैली फाइट में बड़ा हेल्प आउट करता है, वो हमारा है माउंटेन क्लाइंबर्स। उसकी सिंपल टेक्निक है, माउंटेन क्लाइंबर्स में आपने इस पोजीशन में जाना है, ठीक है, और इसके बाद आपने इसको करना। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप बेशक इसको स्लो मोड में करें, कोई ज़रूरत नहीं है आपको फास्ट होने में, और अगर आप इसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेते हैं फिर इसको आप तेज़ कर सकते हैं। तो ये आपका लोअर एब्डोमिनल पे बहुत हेल्प आउट करता है। इसके बाद हमारे पास एक और जो है कार्डियो में, वो हमारा आता है एल्बो टू नी। आप बिहाइंड द नेक हाथ रख के इसको ऊपर करें और ट्राई टू टच एल्बो विद द नी लाइक दिस। इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनका हाथ यहाँ तक पहुँच नहीं पाता और वो सर को बहुत झुकाते हैं, फिर
दैट इज रॉन्ग। ओके, सो कोशिश करें कि जहाँ तक आपकी नी सपोर्ट करती वहाँ तक लाएं और एल्बो को जितना क्लोज कर सकते हैं करें, ठीक है। सो इसमें भी आप 10 रेपिटेशंस अगर ईच साइड पे करते हैं और 3 से 4 सेट करते हैं, दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर द कार्डियो पॉइंट ऑफ व्यू और आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। ठीक है, ये आप घर पे इजीली कर सकते हैं। और ये कितनी देर करनी है और कार्डियो एक्सरसाइज कितनी, मतलब हफ्ते में कितने दिन कर सकते हैं? रोज भी कर सकते हैं? अगर तो आप जिम का प्लान कोई फॉलो नहीं कर रहे तो आप ये वर्कआउट भले सुबह उठ के डेली करें, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ओके, ठीक है। और रेपिटेशंस का करना है कि कोशिश करें कि स्टार्ट लें 12 से 15 रेपिटेशंस पे आए और कम से कम 3 से 4 सेट ऑफ ईच वर्कआउट। ओके, सो ये टोटल 15 से 20 मिनट में आपका टोटल प्लान खत्म हो जाएगा। सो कम टाइम में यू गेट द बेस्ट सोल्यूशन। और अगर जिम जाके अगर कार्डियो करनी है तो वो कितने दिन करना चाहिए अगर वेट लॉस करना है तो? देखिए उसमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग होती है। अगर तो आप जिम जाके कार्डियो कर रहे हैं, एक पॉइंट तो ये है कि आप अगर 4 डेज अ वीक ट्रेनिंग प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उसमें 4 में से कोई एक डे ऐसा रखें जिसमें आपने कार्डियो को क्लब करना है कोर के साथ। ओके, एक ये फॉर्मूला हो सकता है। अदरवाइज अगर आप वैसे वेट लॉस जर्नी के ऊपर हैं और आपने डेली अगर 4 डेज या 5 डेज अगर आप जिम हिट कर रहे हैं अपना, सो उसमें यू कैन डू कार्डियो 20 मिनट्स एवरी डे, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। अब रोजाना कार्डियो उसमें ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में और कोशिश करें कि आप उसको बिफोर द वर्कआउट कर लें। तो एक तो बॉडी भी आपकी वार्म अप हो जाएगी, पहली बात ये, और दूसरा ये कि आपको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी। तो दूसरा ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए आप उसमें कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट डिपेंड कि आपका जिम का प्रोग्राम किस तरह का है। और अगेन लोगों में ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि वेट लॉस इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप जिम करेंगे, ठीक है, साथ साथ जब तक आप अपनी डाइट को मॉनिटर नहीं करेंगे आपको रिजल्ट उस तरह के नहीं आएंगे। सो बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली लेके चलें। वेट लॉस एक जर्नी पे अगर आप हैं तो आपकी डाइट शुड बी वेरी मच कैलोरी कंट्रोल्ड। सही है कि डाइट भी अच्छी होनी चाहिए और डाइट भी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, देन जाके आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो मिलेंगे। इस कार्डियो एक्सरसाइज के हवाले से आज हम बात कर रहे थे कि आप घर पर किस तरह कर सकते हैं और किस तरह की करनी चाहिए आप लोगों को, वो बताया है उज़ैर अतीक हमारे साथ मौजूद है। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं ख़वातीन के हवाले से और ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के हवाले से जो इस वक्त प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं और वो डाइट के हवाले से परेशान रहती हैं या इन 9 महीनों में उन्होंने अपने लाइफस्टाइल किस तरह बेहतर करना है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए उन्हें किस तरह का तरीक़ा इलाज जो है वो इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है बहुत ज़्यादा क्रूशल भी होता है ख़वातीन के लिए भी और इट्सेल्फ बेबी के लिए भी, क्योंकि ऐसे में ना हम कोई मेडिसिन खा सकते हैं ना कोई ऐसा हम कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं ताकि दोनों की सेहत को ख़तरा ना हो। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स के हवाले से। तो हम डॉक्टर हमजा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जो कि होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हमजा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। डॉक्टर हमजा आज हम प्रेग्नेंट ख़वातीन के हवाले से बात करने वाले हैं कि हमल के दौरान होम्योपैथिक तरीका इलाज किस हद तक महफूज है, बिकॉज़ ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी हम मेडिसिन नहीं ले सक रहे होते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे होते हैं। अगर आपको कोई मसला भी हो गया है तो आपने बड़ी एहतियात के साथ डॉक्टर के पास जाना है और चेक कराना है। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज कितना महफूज है उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस तरह से हर चीज़ भी किसी भी तरीका इलाज में जब हम बात करते हैं तो होम्योपैथिक को हम सबसे सेफ साइड पे गिना जाता है। एक आम कॉमन भी अगर दिया जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान तो हमारे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं वो सबसे पहला उनका सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब कि हम प्रेग्नेंट हैं तो दवाई ऐसी दीजिएगा जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। अच्छा, ये जो एक अमल है साइड इफ़ेक्ट्स का, बच्चों की दुनिया में आने से पहले ही उसके ऊपर इनके जो असरात हैं अद्वियात के, जो ऐसी अद्वियात जिनके साइड इफ़ेक्ट हैं, होम्योपैथिक में तो मैं इसको बड़े एक आजाना तरीके से कहता हूँ कि हमारी कोई ऐसी अद्वियात नहीं है कि जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट पाए जाते हैं। इवन के अभी आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन में इस्तेमाल की जाती है दवा इसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान वो है पेन किलर्स। अब वो पेन किलर कमर में दर्द है या टांगों में दर्द है या कंधों में दर्द है तो उसके लिए सिंपली वो उसमें पेन किलर एक कॉमन दवाई है जिसका नाम तो भी मैं नहीं ले रहा, लेकिन पिछले दिनों में आपको याद होगा कि अमेरिकन सदर ट्रंप ने भी उसका जिक्र किया
कि ये जो पैरासीटामोल या पैराडोल जो भी इस दवा है, इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से बच्चों में ऑटिज्म की बीमारी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। पैरेलली हमने बहुत सारे डॉक्टर से भी पूछा है और कि ऐसा साइंटिफिकली इसका कोई प्रूव नहीं है। नहीं, देखें, वो जो हमने बात कर रहे हैं वो तो हम अपने यहाँ के लेवल पे कर रहे हैं ना। एक WHO या अमेरिका, बेसिकली अमेरिकन की जो स्टडीज़ है वो हमारे पाकिस्तान में तो इतने काबिल डॉक्टर सिस्टम नहीं है तो इस तरह की स्टडीज़ कर सकें या उन चीज़ों के ऊपर इतना पैसा खर्च करके वो स्टडीज़ या उनके रिजल्ट ले सकें। एक तो वो चीज़ उनको कही जा रही है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको एक याद होगा कि हमने 2019 या 20 में जब ये प्रोग्राम शुरू किए थे कोरोना के दिनों में, तो उस टाइम ऑटिज़म का पहला जब हमने पेशेंट शुरू किया था, उस टाइम क्या चीज़ थी कि सबसे पहले जो ऑटिज़म की वजह जो है वो ज़्यादा पेशेंट कब आया, कोरोना के बाद स्टार्ट हुए। अभी देखें जैसे CM साहबा ने बहुत अच्छा एक इकदाम किया जिसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है, कि ऑटिज़म का स्कूल बना दिया है और इसके मुख्तलिफ सेंटर बना दिए। मैं इनको सलूट करता हूँ मैडम को कि मैडम ने जो इतना बड़ा कार्रवाई की और इतना बड़ा एक सेटअप बनाया जिसमें लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि बेचारे वो कहीं जा सकें। अच्छा, वो बात वो हो रही है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो खवातीन एंटी एंजाइटी अद्वियात, सुकून आवर अद्वियात, और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो खवातीन बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, अब कैफीन आपको पता है किन की चीज़ में, कोक्स में, कॉफीज में, जिन चीज़ों में पाई जाती है, वो लोग भी जो इस्तेमाल करते हैं उनकी भी जो बच्चों की सेहत आने वाली दुनिया में उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली तौर पे ऊपर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। कैफीन वाली अद्वियात चीज़ों के जो भी मशरूबात आप पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका बहुत असर आता है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि फियर की जब अद्वियात ली जाती हैं या एंटी एंजाइटी अद्वियात ली जाती हैं तो वो भी बच्चे की सेहत के ऊपर जाके उसी तरह से असर करती हैं। एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। पेशावर से कॉल आई है मिसेस सजाद की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इनसे पूछना था डॉक्टर साहब से कि किसी की जुबान में अगर लुकनत हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, कि मतलब कि बच्चे में कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, स्कूल जाता है, मेरा बेटा 7 साल का है। ठीक है, मिसेस सजाद एज बता दें, बच्चे की एज कितनी है? बच्चे की एज 7 साल है और ये फैमिली है, इनहेरिट हुआ है। मतलब कि मेरे में भी है लुकनत का थोड़ा इशू, लेकिन इतना नहीं जितना मेरे फादर में है। तो मैं चाह रही थी कि काइंडली जरा इसके मतलब मुझे कुछ गाइड देखिए, इसको हम स्टिमरिंग बेसिकली बोलते हैं। ये स्टिमरिंग एक प्रॉब्लम है, ये मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है। अच्छा, इसमें ये नोट करेंगी कि अगर इनको इनहेरिट फैमिली में आ रहा है बच्चों को, तो ये नोट करेंगे कि ये स्टिमरिंग जो है, लुकनत जिसको भी है और स्टिमरिंग दोनों चीज़ें आ जाती हैं। स्टिमरिंग में बेसिकली ये चीज़ आ जाती है कि बच्चा अटक के बोला, कोई भी लफ्ज़ को आप बोल रहे इस तरह करके बोलेगा, और लुकनत जो उसमें जुबान का सही लफ्ज़ अदा नहीं किया जा सकता, टेक उड़े और रेक उसते इस तरह से बोला जाता है बेसिकली। ये तो पहले मैं एक डिफरेंस क्लियर कर दूं कि इन्होंने उसमें लुकनत कह रही हैं, ये स्टिमरिंग कह रही हैं, अटक कर बोलना, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट आ जाती हैं। अच्छा, इसमें होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है। इसमें बेसिकली जब स्ट्रेस बच्चों के ऊपर आ रहा होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, उस टाइम बच्चे थोड़ा सा इसमें होते हैं। इसमें 2 हमारी अद्वियात बहुत अच्छी इसमें मौजूद हैं, वो आप चाहे मुझसे कांटेक्ट कर लें या मैं आपको ऑन एयर भी बता सकता हूँ, ऐसा मसला नहीं है कि वो उससे बच्चों को, आप उसको गूगल पे भी जाके पढ़ेंगी ना तो वो आपको यही बताएगा। मैं जो भी होम्योपैथिक, बेसिकली हम लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, हम प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते। मैं यहाँ पर बैठ के कोई भी बैठूँ, फलां बूटी आप इस्तेमाल कर लें 50 रुपये की लेके, पता नहीं उसके साइड इफेक्ट हैं या क्या चीज़ें हैं, आपकी बॉडी के साथ वो चीज़ सूट कर रही है या नहीं कर रही। जबकि होम्योपैथिक अद्वियात साइंटिफिक तरीके से बनाई जाती हैं और इनकी प्रूविंग जितनी भी होती है वो ह्यूमंस के ऊपर होती हैं, किसी जानवर के ऊपर नहीं की जाती, ये भी मैं आपको बता दूं, और उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अब ये बच्चों को जब दवाई देंगी तो उसके इंशाल्लाह ताला विदिन 1 मंथ बच्चे में जो है वो रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं कि वो क्लियर हो गया होता है। तो उसके लिए बहुत अच्छी अद्वियात हैं, स्ट्रामोनियम है, हमारी स्टैंडमेट है, कालीफास है, जेलसीमियम है, इस तरह करके बहुत अच्छी अद्वियात हैं जो स्टिमरिंग में और लुकनत में दोनों में बहुत अच्छा काम करती हैं। अच्छा, ठीक है। और ये कहीं से भी मिल जाएगी? ये कहीं से भी मिल सकती हैं, मतलब इसी नाम की मिल जाएगी? इसी नाम से मिल जाती। मैं देखें, ये इनको अमेरिका से भी मिल सकती हैं, इनको पाकिस्तान में भी मिल सकती हैं, पूरे यूरोप से मिल सकती हैं, हर तरह से मिल सकती हैं। अच्छा, इसी तरह से हम जब प्रेगनेंसी के लिए बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, अच्छा, एक खवातीन में जो बड़ा एक कॉमन चीज़ आती है, मैं आपको बताऊं, जिसके लिए डॉक्टर कहते हैं जी ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्रीच बेबी। इसको आम जुबान में कहा तो कहते हैं जी बच्चा उल्टा हो गया, हाँ। अब आपने इसका ऑपरेशन ही करवाना है। इसके लिए होम्योपैथिक में 2 से 3 अद्वियात ऐसी दी जाती हैं। देखिए, मैं ना वही बात कर रहा हूँ कि मैं कोई वो दावा नहीं कर रहा उस तरह से बैठा कि जी फलां बूटी इस्तेमाल कर लें या ऐसा कर लें। इनकी जब स्टडीज आप पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कितने पेशेंट्स के ऊपर इसको इस्तेमाल किया गया था और उसका क्या रिजल्ट आया था। अच्छा, उसमें हमारी कॉलोफोलम एक दवाई होती है, वो बहुत अच्छा काम करती है, पल्साटिला बहुत अच्छा काम करती है, और बायोप्लास्टिन 26।
हमने बेशुमार ऐसे बच्चों को, ऐसी ख़वातीन को अद्वियात ये दी हैं जिनके बच्चे ब्रीच बेबी थे और वो आफ्टर 15 डेज़ या 30 डेज़, और आप बिलीव करें कि बहुत सारी ऐसी गायनेकोलॉजिस्ट हैं कि जो हमारे पास पेशेंट्स को रेफ़र करती हैं कि जाएँ जी वहाँ से आप वो दवा ले लें, ताकि उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, 15-20 दिन बाद उनको पता चलता है नहीं जी पोजीशन जो बच्चे की वो ठीक हो गई है। और अच्छा, और दूसरा इसमें हमारे जो एक इन्वायरमेंट को बेसिकली हम अपना सारा चीज़ को देखते हैं ना, जो पाकिस्तान का इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन जो है, ये हमारे यहाँ पर बहुत कॉस्ट करती है कि आपकी जो हेल्थ है, ये आने वाला जो मेहमान है नया, उसको किस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं। हाँ। अब मैं ये कहता हूँ कि बाहर के ममालिक में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रहता है वो 35-40 तक रहता है। हाँ जी, हमारा यहाँ पे ठीक है। तो आप मुझे बताएं, बच्चे वो जो हमारे हैं वो कहाँ से गोरे चिट्टे या उस तरह से जो चीजें लोग मांग रहे होते हैं वो कहाँ से आएंगे? बिल्ली आंखें मांग रहे होते हैं, गोरे गोरे होने चाहिए बच्चे हमारे। तो इन सारी चीजों को करने के लिए आपको उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना बेसिकली, आपकी खुराक, आपको खुश रखना। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये एक खातून की जिम्मेदारी नहीं आ जाती कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए ही उसके ऊपर आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है, इर्द गिर्द के लोगों की भी, उनके खावन की, उनके घर वालों की जिम्मेदारी कि उसको जो है आप वो ज़हनी दबाव, अच्छा माहौल प्रोवाइड करें उसको। बिल्कुल, वो चीज़ें सारी आप उसको प्रोवाइड करें। उसको जो खुराक आपने देनी है उसमें फॉलिक एसिड, उसमें प्रोटीन और उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप उनको विटामिन सी जैसे ऐसे आप दे रहे हैं या पपीता खिला रहे हैं, ठीक है ना, ये चीजें नुकसानदेह हैं। विटामिन सी वाली जितनी भी चीजें हैं ये नुकसानदेह है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कैफीन मैंने बताई, कैफीन जितनी देंगे ये नुकसानदेह है। ठीक है। आप हेल्थी इन्वायरमेंट में जब रहना शुरू करेंगे या हेल्थी डाइट अपनी उस तरह से लेंगे जिसमें अंडा, देखें अंडा सबसे अच्छा सोर्स है जिसमें विटामिन भी है, जिसमें मिनरल भी है, प्रोटीन है, आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं। जरूरी नहीं कि आप मार्केट से जाके बहुत ज्यादा महंगी कुछ अद्वियात खरीदें या उनके कुछ सप्लीमेंट खरीदें। हम लोग सप्लीमेंट्स भी खा रहे होते हैं ना, विटामिन्स के लिए, मिनरल्स के लिए, कि जितने भी हमारी सप्लीमेंट्स है ना उससे ही हमारी चीजें पूरी हो जाएंगी। इसमें मोस्टली हमारे खवातीन में जो हमारी बहनें हैं, ये उसमें क्या चीज़ें आ जाती है कि बेसिकली जो प्रेगनेंसी के पहले 3 माह होते हैं ये बड़े क्रिटिकल होते हैं कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। मोस्टली खवातीन क्या करते हैं या कि इनको क्या शौक होता है, जैसे नई नई प्रेगनेंसी है और पहली प्रेगनेंसी है तो उसमें वो क्या चीज़ फ़ौरन अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भागते हैं। ठीक है जी, कि 6 वीक में या उसमें 8 वीक्स में हमें पता चल जाएगी कि क्या चीज़ है या क्या करते हैं। उसमें बाद डॉक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे पास, क्योंकि हम बात करते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर, अब कोई अगर किसी को 4थे या 5वें माह की प्रेगनेंसी चल रही है, जाके वो TVS अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और जो रेडियोलॉजिस्ट था वो अनप्रोफेशनल था, उसने उस तरह से नहीं किया। आप बिलीव करें हमारे पास ऐसे केसेस भी आए कि उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई उसके बाद। ठीक है, जो चीज़ें हमारे पास एक्सपीरियंस में आती हैं। अच्छा, बाद खवातीन में ऐसा होता है 2से-3 माह में ब्लीडिंग हल्का फुल्का जो है वो आना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसका भी होम्योपैथिक में बड़ा अच्छा इलाज है। आप उसमें अद्वियात दें बजाय इसके कि आप उनको ब्लीडिंग रोकने के लिए कोई भी एलोपैथिक या कोई ऐसा कोई दवाई दें कि जिसके बच्चे की सेहत के ऊपर साइड इफेक्ट आए, तो उससे बेहतरीन जो तरीका इलाज है वो हम होम्योपैथिक को रिकमेंड करते हैं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज एक बेहतरीन तरीका इलाज है। इसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मैंने ब्रीच पे भी बोला है कि बच्चा अगर उल्टा है या बच्चे की नुशुज़ुमा उस तरह से नहीं हो रही या उसको उसकी वालदा जो है उस तरह से खुराक है वो चीज़ें नहीं खा पा रही, तो डेफिनेटली आप पेन किलर के लिए है या जैसे माइग्रेन है। अभी मैं एक जिक्र करता हूँ, मेरे पास अभी एक पेशेंट थी, तकरीबन 6 माह पहले से आ रही थी, उनको पित्ते में पत्थरी थी। अब डॉक्टर ने कहा जी अब आपने 6 महीने, 3 से 4थे माह की प्रेगनेंसी थी, आपने 6 महीने दर्द में ही निकालने हैं। ना पेन किलर ले सकती ना कुछ और ले सकती हैं। आप बिलीव करें कि उस खातून को सिर्फ मैंने 10 कतरे दवाइयों के दिए हैं। मैंने कहा जी ये आप इस्तेमाल करें और फिर मुझे कल आप शाम में बताएं क्या है। अब उसकी बेचारी की ना वॉमिटिंग रुक रही है, ठीक है, और वो कोई चीज़ नहीं है। अब उसका अल्लाह खैर करे, उनका बेबी भी डिलीवर हो गया, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया और ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ना तो उसकी बच्चे की सेहत पे कोई असर आया, ना उस खातून को नुकसान हुआ और उसकी जो पित्ते की पत्थरी की दर्द थी वो भी बेहतरीन है गई। तो जो भी हो, अल्लाह पाक सेहत वाली उसको ज़िंदगी दे, सेहत वाला बच्चा आपका पैदा हो, आपको ये सोचना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, वो पेन किलर्स के हवाले से हो जाए, वो अल्ट्रासाउंड रेज के हवाले से हो जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकती हैं आपके लिए भी और इवन दो कि आपके बेबी के लिए भी, तो इनसे थोड़ा सा इज्तनाब करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर हमजा बुखारी हमारे साथ मौजूद है, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर हमजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, माजूर अफराद का आलमी दिन हर साल 3 दिसंबर को इस अज़्म के साथ मनाया जाता है कि मुआशरे को एक ऐसा माहौल फराहम किया जाए जहाँ हर फ़र्द,
चाहे वो जिस्मानी, ज़हनी, समाती, बसरी या नफ्सियाती माजूरी रखता हो, इज़्ज़त, खुद मुख्तारी और मसावी मौक़े के साथ ज़िंदगी गुजार सके। अब ये दिन हमें ये पैगाम देता है कि माजूरी कमज़ोरी नहीं होती है, असल कमज़ोरी वो रुकावटें हैं जो मुआशरा ख़ुद पैदा करता है। अगर माजूर अफराद को सहूलियात दी जाए, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो वो ना सिर्फ आम अफराद की तरह कामयाब हो सकते हैं बल्कि कई मैदानों में उनसे बढ़कर कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत भी रखते हैं। पाकिस्तान में 2023 में होने वाली एक रिसर्च हुई थी और मरदमशुमारी के मुताबिक माजूर अफराद की जो तादाद है वो 3 करोड़ बताई जा रही है, और इसके बावजूद असल मसला माजूरी नहीं है बल्कि वो समाजी रवैये हैं, रुकावटें हैं, अदम रसाई है और नफ्सियाती दबाव है जो इनकी तरक्की में हायल होते हैं। मुआशरे की मजबूती उस वक्त बढ़ती है जब हम अपने कमज़ोर समझने वालों को मजबूत बनाते हैं। तो आज क्योंकि उनका दिन मनाया जा रहा है तो आज उसी हवाले से बात करनी है हमने, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अफाफ मंजूर मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट है स्पेशल नीड्स एंड रिहैबिलिटेशन की। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अफाफ, आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप कैसी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर अफाफ, जिस तरह मैंने बात की है कि हमारा मुआशरा बनता ही तब है जब हम सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं या मुआशरे के लिए और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सेक्टर्स भी आ जाते हैं जिनको एक्सेप्टेंस बहुत कम मिलती है और घरों में भी नहीं मिलती है। घरों से ये चीज़ शुरू होती है। बहुत सी चीज़ें मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं। तो अगर डिसेबिलिटी, क्या लगता है आपको कि हमारी कमज़ोरी होती है या वो रुकावटें जिस तरह मैंने बात की है वो कमज़ोरी होती हैं? थैंक यू वेरी मच। और आपने बहुत अच्छा इंट्रो इसका दिया और इसमें बताया कि इस वक्त हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या है डिसेबिलिटीज़ का। तो देखिए ना, जैसे आपने बताया कि तकरीबन 10 से 15% जो आबादी है पाकिस्तान की वो किसी ना किसी तरह से माइल्ड से लेके स्वेयर फॉर्म तक मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ का शिकार है। यानी 3 करोड़ की आबादी, इट्स अ बिग नंबर। और ये दुनिया भर में ही ऐसा है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है। लेकिन चैलेंज हमारे लिए बहसीयत नेशन है कि हम ये जो 3 करोड़ की आवाम है जो किसी ना किसी तरह से किसी डिसेबिलिटी की शिकार है, उसके लिए हम क्या हेल्प और एडवोकेट कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो आज का दिन है उसके मनाने का मकसद भी ये है, और आपके प्रोग्राम के थ्रू इन 3.5 करोड़ जो अवाम है, ये लोग हैं, बच्चे हैं, अफराद हैं, बूढ़े भी हैं, इनमें शामिल हैं सब लोग, इनके लिए एडवोकेसी का डे है, इनकी एक्सेप्टेंस का डे है। क्योंकि कोई भी जो चैलेंजिंग या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, उनके लिए अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं, रिहैबिलिटेशन करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो कदम है वो एक्सेप्टेंस का है या कबूलियत का है। सो आपका ये सवाल कि क्या ये बच्चे या ये जो अफराद हैं ये वाकई ही माजूर होते हैं, देखें माजूरी होना कोई ऐसी बुराई नहीं है, कोई ऐसा गुनाह नहीं है। इस्लाम ने भी इसको बहुत वाज़िया कर दिया और ये बताया कि एक बल्कि बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये पाया जाता है कि जब कोई डिसेबिलिटी होती है ना तो अल्लाह मियाँ किसी इंसान को कुछ कम दे के कुछ चीज़ें ज़्यादा दे देता है। ये देखें, ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़े वाज़िया अल्फाज में बताया सूरह 3 में कि हमने इंसान को उसकी मुकम्मल हालत पे पैदा किया। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उसको एक मुकम्मल इंसान बनाया है। सो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो उसकी मुख्तलिफ ट्रेड्स होती हैं। तो आप समझ लीजिए कि डिसेबिलिटी जो है वो एक देखने का मुख्तलिफ अंदाज है, सीखने का मुख्तलिफ अंदाज है। अब हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो सीखने में जिनको मुश्किल हो रही है, सुनने में, बातचीत करने में मुश्किल हो रही है, चलने फिरने में मुश्किल हो रही है, लेकिन राइट सपोर्ट के ज़रिए, राइट रिहैबिलिटेशन प्रोसेसेस के ज़रिए, एक्सेप्टेंस के ज़रिए आप वो बच्चे सुनते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं। और हमारे सामने बेशुमार मिसालें मौजूद हैं ऐसे लोगों की, स्पेशल पर्सन्स की, जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटीज़ को चैलेंज किया और अपनी स्किल्स को पहचाना और उसके बाद हमारी सोसाइटी में बिल्कुल हमारे जैसे लोगों की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो इन डॉक्टर नुमान ने जो हाईलाइट किया है पॉइंट डॉक्टर अफाफ के, प्रिवेंशन पे हमें काम करना चाहिए। जिस तरह कैंसर की प्रिवेंशन पे हम काम कर रहे हैं, डायबिटीज़ की प्रिवेंशन पे या बाकी जितनी भी बीमारियां होती हैं उनकी प्रिवेंशन पे हम काम कर रहे होते हैं कि वो सिरे से ही ना हो ताकि बोझ ना पड़े।
तो इनकी प्रिवेंशन के ऊपर भी हमें काम करना चाहिए, ना कि हम बाद में काम करें कि अब इतने ज़्यादा बच्चे, ये इतनी ज़्यादा ये डिसेबिलिटीज़ हो गई हैं और बोझ बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं हर चीज़ के ऊपर। सबसे बड़ा तो फैमिली के ऊपर होता है ना, बिल्कुल फैमिली पे होता है, इकोनॉमी पे आपकी पूरी। आप देखें 3 करोड़ अफराद के लिए आपके पास कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है, ना एजुकेशन का, ना रिहेबिलिटेशन का, ना एम्प्लॉयमेंट का। वेयर विल दे गो? वो तो बर्डन है ना, फैमिली पे बर्डन है, सोसाइटी पे बर्डन है। तो प्रिवेंशन बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है और प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट भी लॉन्च करती रहती है, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स लॉन्च करना काफ़ी नहीं। जैसे आपने देखा है कि पोलियो की हमारे बहुत बड़ी सतह पे सारी मुहिम चलाई जाती है, कैंपेन चलाई जाती है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसी तरह से अपने तौर पे भी लोगों को कुछ ख्याल करना चाहिए, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है, डाइट अच्छी लेनी चाहिए और उसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि कोई नफसियाती सूरत हाल माँ के साथ क्रिएट ना हो। एट द टाइम ऑफ बर्थ माँ को मुकम्मल एक समझना चाहिए कि उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत है और घर वालों को उसके लिए अच्छी उस टाइम पे केयर का बंदोबस्त करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ इसी वजह से होती हैं कि ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो मिस हैंडलिंग होती है और उस टाइम पे बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को देखना चाहिए। वैसे तो प्राइमरी हेल्थ केयर पे काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन स्टिल हम बहुत लैग करते हैं। इसी तरह से जो मैं असल में वो बातें बताना चाह रही हूँ कि जो वालिदैन अपने घर में कर सकते हैं, जो लोग एहतियात कर सकते हैं। फिर हमने एक और कल्चर देखा है कि बहुत ज़्यादा जब आप वन ऑफ द कॉज इज कज़न मैरिज, नॉट द होल कॉज, हम ये नहीं कह सकते कि एक पूरी की पूरी कॉज है, लेकिन एक कॉज, हाँ जी, एक कॉज है और उसमें भी हमें एहतियात बरतनी चाहिए कि अगर हमें लगता है कि हमारी फैमिली में ये सिलसिला आ रहा है तो हमें आउट ऑफ द फैमिली जाके शादियों का सिलसिला जो है वो करना चाहिए। और इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ड्रग्स और अल्कोहल का इस्तेमाल है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। फिर एक चीज़ का एहतियात करना कि अगर छोटी उम्र में, ख़ास तौर पे जो डेवलपमेंटल टाइम पीरियड होता है बच्चे का, 5 साल से कम उम्र में अगर बच्चे को कोई बुखार होता है तो हम बाज़-औक़ात समझते हैं कि मामूली बुखार है, लेकिन अगर वो बुखार बिगड़ जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारी इम्पेयरमेंट्स बच्चे में आ सकती हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, फ़ौरन हेल्प सीख करने की ज़रूरत होती है और किसी भी तकलीफ़ या बीमारी को मामूली मत समझें। सही है, उसकी प्रिवेंशन करें, उसको उस पर काम करें ताकि आप कोई आने वाली बड़ी तकलीफ से बच सकें। ये बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर अफाफ, जिस तरह हम आगे जाते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी इन चैलेंजेस को कम किया जा सकता है? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी तो इतनी बड़ी रेवोल्यूशन है कि अब आप देखें कि जो एक ब्लाइंड पर्सन है, जो नाबीना अफराद हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल उसके इस्तेमाल से, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। अब आपके ये जो मोबाइल फ़ोन है ये इतना एक्सेसिबल है कि इसमें हर तरह का सॉफ्टवेयर हो जाता है। इवन जो डेफ हैं, जो सुन बोल नहीं सकते हैं, वो भी जो है इसके इस्तेमाल से करते हैं। इस तरह से असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें कि मोबिलिटी की टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो सुनते, उससे इस्तेमाल करते, वो चलते फिरते हैं और अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आ रहे हैं। इवन के गवर्नमेंट भी बहुत इस पे काम कर रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है और उसमें बहुत सारी आसानियाँ भी कर रहे हैं। तो हम भी अपना एक पार्ट प्ले करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उन तमाम तर चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ आज मनाया जा रहा है, जिसके ऊपर हमने बात की। डॉक्टर अफाफ मंजूर हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर अफाफ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कुछ बात कर लेते हैं पंजाब के मामलात के हवाले से। ख़ास तौर पर पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन का सिलसिला तेज़ी से जारी है। अब जिसके तहत सिर्फ एक रोज़ में अगर आपको बताएं तो 64,000 चालान किए गए हैं और 300% इजाफे के बाद 8 करोड़ रुपए से भी ज़ायद के जुर्माने आयद हुए हैं, जो मौजूदा मुआशी हालात को देखते हुए महंगाई का शिकार अवाम पर मज़ीद बोझ डालना है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कल 16 साला नौजवानों के लिए स्मार्ट कार्ड मोटरसाइकिल लाइसेंस का इजरा किया गया है। इससे पहले होने वाली जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ थी
ऊपर गिरफ्तारियों पर शायद सबसे ज़्यादा कम उम्र ड्राइवर्स पर खुलेआम FIR के अंबार लगाए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस को खिलाफ वर्जियों पर शहरियों को गिरफ्तार करने के खुसूसी इख्तियारात भी दिए गए हैं। अब बच्चों के साथ गैर मुनसिफाना रवैये के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 1 दिसंबर 2025 यानी ये पीर के दिन ही हमने अपने इसी प्रोग्राम में एक सेगमेंट किया था जिसमें हमने कम उम्र ड्राइवर्स पर दर्ज होने वाली जो FIRs हैं उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी और उन्हें स्मार्ट शनाख्ती कार्ड की तरह स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस भी तो फराहम किया जा सकता है, ये भी हमने तजवीज़ दी थी, एक प्रपोजल दिया था हुकूमत को। तो शायद हमारी ये आवाज़ हुकूमत के कानों तक पहुंच गई है और उन्होंने इसके ऊपर कल इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। तो आइए पहले वो क्लिप देख लेते हैं, फिर अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। शनाख्ती कार्ड की बात करी थी कि स्मार्ट कार्ड जैसे बच्चों को दे दिए जाते हैं, 18 साल से पहले ही बच्चों के पास स्मार्ट कार्ड होते हैं, तो इसी तरह स्मार्ट लाइसेंस नहीं हो सकता बच्चों के पास? पॉलिसी है ना, जैसे आपने एक ये शनाख्ती कार्ड के हवाले से, ID कार्ड के हवाले से एक पॉलिसी मुरतब की है कि पहले उनके पास स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, इसी तरह लाइसेंस के हवाले से भी आप कर लें। जी बिल्कुल हो सकता है और होना चाहिए। एक्चुअली देखें इतना बढ़िया मुल्क है हाँ आपका 28 करोड़ का, फिर उसमें इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो कम्यूट इसके ज़रिए करते हैं। गवर्नमेंट ना उनको बसेस की फैसिलिटी देती है, ना उनको पिक एंड ड्रॉप की देती है, ना उनको स्कूलिंग की देती है। ये प्राइवेट स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स जाने वाले बच्चे हैं, एकेडमीज जाने वाले बच्चे हैं, कॉलेजेस वाले बच्चों के पास भी इवन लाइसेंस नहीं है। और एक बच्चा ऐसा है घर का, फर्ज कीजिए कि वो 16-17 साल का है, तो उसने 2 बच्चे साथ बैठाए हुए हैं, पूरी फैमिली वो स्कूल जा रही है। बाज़ लोगों के इतने ज़राए नहीं होते कि वो वैन लगवा सकें, उनका कोई और वालिद नहीं होते या कोई और नहीं होते, और प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी। इसके अलावा घर में ये जो एज के बच्चे हैं, ये एडोलेंस एज में आ जाते हैं, ये घर में बड़ी हेल्प करते हैं, सारे जिम्मेदारी उठा रहे होते हैं अपने घर की। तो आप उनको एक ऐसा टैग लगा दें, मेरा यानी कि बार बार दिल अफसोस से भर जाता है कि आप उनको एक टैग लगा दें कि आप मुजरिम हैं, क्रिमिनल हैं, आप क्रिमिनल हैं और आपके ऊपर FIR काटी गई है, तो मुझे लगता है कि शायद ये इससे बड़ी ज़्यादती इस इरा में कोई नहीं है। बराए करम इसको रिवर्स किया जाए, बराए करम GLS सिस्टम दुनिया भर में राइज है, ग्रेजुएटेड लाइसेंस सिस्टम राइज है, बराए करम उस पर गौर किया जाए। जब दुनिया उस मॉडल को प्रैक्टिस कर रही है तो हमारे अफसरान को वो क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते? एक्चुअली जो हमारी ये गवर्नमेंट्स होती है ना पॉलिटिकल, ये जो कि अपने कामों में अपनी सियासत में मसरूफ़ होती हैं, सारा जो इख्तियार है वो ये। और जनाब ये वो क्लिप था पीर के दिन का जिसमें हमने ये तजावीज़ दी थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि स्मार्ट कार्ड जिस तरह इजरा किया है इसी तरह आप स्मार्ट लाइसेंसिंग कार्ड का भी इजरा कर सकते हैं। तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं और ख़ासतौर पर ये जो पूरा सिस्टम चल रहा था और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी और लोग परेशान थे, वालिदैन परेशान थे, नौजवान हमारे परेशान थे और उनको किस तरह हथकड़ियाँ लगा कर रखा गया, बैरक्स में रखा गया, जेल थाने में बंद किया गया, फिर उन्हें अदालतों में पेश किया गया हथकड़ियां लगा के, जिसको हम कंडेम करते हैं इस एक्शन को उनके। तो उसके ऊपर बात करने के लिए मुजाहिद शेख साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और साथ ही साथ सुहेल कैसर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों को वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। सुहेल साहब आप ही से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले तो ये जो पूरा एक्ट किया गया है कि नौजवानों को और पकड़ा गया है, फिर उनको हथकड़ियाँ लगाई गई, फिर उनको बैरिक्स में रखा गया, जेल में रखा गया। साहब आप क्या कहेंगे इस पूरे क्रैकडाउन के हवाले से? हम तो कंडेम कर रहे हैं और हमने अपने प्रोग्राम में भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था। देखें, जब भी कोई काम होमवर्क किए बगैर किया जाता है तो फिर उस पर सवालात उठ जाते हैं। और ये जो सिलसिला शुरू किया गया है पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों का, भारी सज़ाओं का, तो देखें किसी भी मुल्क के जो ट्रैफिक के इंतज़ामात हैं वो ऑब्वियसली मतलब ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए, हम इसकी सपोर्ट और कोई भी इसके ख़िलाफ़ नहीं हो जाता। लेकिन ये जो सिनारियो कायम किया गया है इसने बहुत से शकूक व शुबहात पैदा किए हैं, खौफ व हरास की फ़ज़ा पैदा की है, लोगों में परेशानी का ये बाइस बना है और इससे यूँ लगता है कि जैसे मकसूद ही ये था कि शायद कुछ थोड़ा सा लोगों को डरा कर रखा जाए, कुछ थोड़ा सा खौफ व हरास पैदा किया जाए। अब देखिए कि मुसलसल एक सिलसिला चल रहा है, एक चेन चल रही, कभी CCD मैदान में आ जाती है, जेलों से निकाल कर उनको मारना शुरू कर देती है, कारोबार करने वालों की रेडियाँ तोड़ने के लिए पीरा फोर्स मैदान में है, और ये किसी की नंबर प्लेट अगर ठीक नहीं है तो उसके ख़िलाफ़ FIR दे दी, हेलमेट नहीं पहना है। दुनिया में सिवाय जनूबी एशिया के कुछ ममालिक के कहीं पर भी FIR नहीं होती ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर। लेकिन ये अजीब सिनेरियो इन्होंने कायम किया
और इसमें जो सबसे 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 दुखी कर देने वाली बात ये थी कि वो जो स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज की और जब अदालतों ने उनकी ज़मानतें मंजूर की तो उनकी हथकड़ियाँ खुलने के साथ उनको वहाँ पर ले जाकर तस्वीर बनाई गई और जो उनके फिंगरप्रिंट्स जो मुजरमों का एक रिकॉर्ड होता है उसमें सेव कर दिए गए। मुझे ये बताइए कि हम बच्चों के आलमी दिन पर मैसेज कर देते हैं कि बच्चे हमारी रेड लाइन हैं, ख़वातीन हमारी रेड लाइन हैं, तो इन बच्चों के खिलाफ जो FIR हुई ये बच्चे हमारी रेड लाइन नहीं थे। अब मुझे बताइए बच्चे क्या करेंगे तमाम, इनका मुस्तकबिल कितना दांव पे लगेगा? मतलब कोई है मतलब कोई पता नहीं किसने ये सारा उसको दिया, तजवीज़ की थी। ठीक है, और फिर कोई अपनी बहन को छोड़ने गया है, कोई घर से नाश्ता लेने गया, उनके वालिदैन को पता ही नहीं कि बच्चे कहाँ चले गए हैं। हाँ जी, ठीक है, और उसके साथ आपने ऐसे इदारे को मज़ीद इख्तियारात दे दिए हैं जिसके इख्तियारात पहले ही इतने ज़्यादा हैं कि वो लोगों की ज़िंदगी जीरन कर रखी हैं। हर रोज़ वाक़यात होते हैं, लोगों के घरों में घुसकर उनको गोलियां मार रहे हैं, वाड़ी में वकील मार दिया, पिंडी में उठा कर ले गए 16 लाख, मतलब पैसों का एक ऐसा लेन देन। और आप उनको कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो खुद गलत FIR देने में वो इदारा जो पेश है, एक अंदाज़ा है कि मुबैना तौर पर कम से कम 1500 के करीब ये इदारा खुद मनशियात की FIR और रोज़ाना की बुनियाद पर देता है, और आपने उसके हाथ में ये सारा इख्तियार दे दिया। अब मतलब क्या करना चाहते हैं आप? लोगों में खौफ फैलाना चाहते हैं, लोग आपसे डर के रहें कि जनाब अगर रेडी यहाँ पर आई तो उसको तोड़ दिया जाएगा, फल जो है लोगों में तकसीम किया जाएगा। और मैंने कई वीडियोस देखी कि सरकारी अफसर वो हाथ में सुए लेके जो गाड़ी गलत पार्किंग उसके टायर पंक्चर कर रहे हैं। यानी ये इस सिनारियो के तहत, अच्छा इससे दूसरा एक तासुर ये पैदा हुआ है कि शायद गवर्नमेंट इससे कोई रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, ठीक है, ये भी एक 8 करोड़ रुपया 24 घंटों में इकट्ठा 2 अरब 40 करोड़ बनता है ये महीने का, तो इसको आप साल पर मल्टीप्लाई कर लें तो कितना कहाँ तक जाता है। सो ये तमाम जो सवालात हैं पहले गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए। और अब ये जो कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ FIR या गिरफ्तारी का रोका गया है, तो पहले इनको अंदाजा नहीं था, और जो बड़े भी FIR की इसकी खिलाफ वर्जी पर उनको FIR देते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और देखिए मेरी मतलब ये है कि बेहतर ये था कि इसको आप असेंबली में पेश करते, इस पर अवामी नुमाइंदे बहस करते, अपनी तजावीज़ देते और फिर कंसेंसस के साथ। बात ही होती है कैसे साहब कि सुहेल साहब कि इन्होंने काम कितना, होमवर्क कितना किया, वही आपकी बात कि इन्होंने कोई आगाही मुहिम चलाई, इन्होंने कोई बच्चों में अवेयरनेस पहुंचाई, इन्होंने सिर्फ उठाने की है कि जी घर से बच्चे बाहर निकले और हम उनके खिलाफ FIR करें और इनको थानों में बंद करें। ऐसे मुल्क में जहां पर यानी $2 से भी कम 44-45% अफराद ऐसे हैं जिनकी $2 रोजाना से भी कम इनकम है, गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं पिछले कुछ से। और एक तरफ ये आलम है और दूसरी तरफ IMF कहती है जनाब 350 अरब रुपए आप खा गए हैं, मजाल है किसी के कानों पर जूं रिंगी हो। यार मतलब क्या आप आवाम को ये डरा कर गवर्नमेंट करना चाहते हैं? कुछ तो ख्याल करना चाहिए। बहुत से सवालात हैं जो गवर्नमेंट के इस एक्ट के बाद उनके ऊपर उठ रहे हैं, तो उस चीज़ को ही हम केटर करने की कोशिश करें। मुजाहिद साहब की तरफ चलेंगे। मुजाहिद शेख साहब, आपको क्या लगता है ये जो पंजाब भर में पूरा पुलिस का क्रैकडाउन हुआ है खिलाफ वर्जियों के ऊपर, ये कवानीन की पासदारी है? यहाँ पर रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक कह लें कि एक अलग ऑप्शन था, बिकॉज ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग मुंह भर भर की ये बातें कर रहे हैं। देखें मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। इसकी कुछ पसे पर्दा कहानी जो है वो मैं थोड़ी सी बयान करना चाहता हूँ। एक तो पहले आपको मुबारक देना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में ये पहलू डिस्कस हुआ कि बच्चों को कम से कम जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। चलिए किसी ऐवान में बैठे किसी ने आपकी बात सुनी होगी तो उस पर आज अमल दरामद हुआ और बहुत से लोग दुआएं भी करते होंगे, और वो चाहे क्रेडिट गवर्नमेंट ही ले रही है, लेकिन आपके इस प्रोग्राम में उसका जिक्र हुआ। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो यकीनन पहली मरतबा इतनी अहम जिम्मेदारी पे फायज़ हुई हैं। तो जब इससे पहले जो ट्रैफिक का निज़ाम था उन्होंने देखा, 1-2 मरतबा बात हुई कि जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो कैसे बेहतर हो सकता है, तो उन्होंने एक बड़े सीनियर और बड़े ही सख्त किस्म के पुलिस ऑफिसर को लाहौर में तैनात किया। तो उनसे ये तजवीज़ मांगी गई कि ये कैसे अमल दरामद इस पर किया जा सकता है। ये पस पर्दा कहानी है जो मैं आपको इसके पहलू बताता हूँ। तो यकीनन मैडम तो पहले ऐसा कभी इम्प्लीमेंट ऐसा कवानीन उन्होंने नहीं बनाए होंगे, लेकिन जो करवाने वाले हैं जिनके मुतल्लिका लोग हैं यानी कि पुलिस, वो तो इससे पहले भी एक क्रैकडाउन करके और उनको बैकफुट पे जाना पड़ा था, वो भी आपको बता देता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि उस पर कानून साजी की जाए। कानून साजी की गई तो उन्होंने कहा जी बस ठीक है, जिसको पकड़े उसको FIR दे दें और उसके ऊपर जो है वो भारी जुर्माने जो हैं उन पे जो हैं वो डाल दिए जाएं। तो इस तरह से करने के साथ उन्होंने एक कानून की शक्ल में उसको मसवदे को तैयार कर लिया। ऑर्डिनेंस, कानून नहीं, ऑर्डिनेंस उसका तैयार हो गया। अच्छा, उसमें अब होता ये है कि आपको याद होगा कि निगरान हुकूमत में भी ऐसा ही एक क्रैकडाउन हुआ था, जिसमें रस्सियों से बांधे हुए बेशुमार लोग अदालतों में खड़े होते थे और पता ये चला कि हम तो रोजाना की बुनियाद पे लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ 200-250 से ज्यादा लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। तो फिर IG पंजाब ने खिदमत मरकज और ऑनलाइन सिस्टम वो किया गया, उस वक्त भी उन्हें जाना पड़ा। तो मैं ये सवाल ये करता हूँ कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब पहले भी हुकूमत के लिए वो बने थे, एक नामोशी हुई थी उनको और उन्हें बैकफुट पे गवर्नमेंट को जाना पड़ा था। तो अगर अब भी ये ऑर्डिनेंस जो है वो अगर पास किया गया था तो क्या आप तो तजर्बाकार हैं, कितने 2-3-2.5 सालों से आप IG पंजाब के तौर पर बैठे हुए, तो आप वज़ीर आला पंजाब को ऐसा मशवरा क्यों नहीं दे सके या उनको क्यों नहीं बता सके कि इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि आप पहले जुर्माना फिर उसके बाद FIR की तरफ आए। आपने देखा कि अदालतों में कुछ दिन पहले ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जिनके चेहरे देखकर अब एक कॉलर भी है मुजाहिद साहब, उनसे बात कर लेते हैं, फिर इस चीज को हम आगे लेकर चलते हैं। अब्दुल हनान है हासिलपुर से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। अब्दुल हनान, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह के मशवरे देता कौन है वज़ीर आला को? ऑब्वियसली जी हुजूरी, जैसे कहते हैं जी रेड लाइन वज़ीर आला की ही ये है ना कि रेड लाइन है, बच्चे हमारी रेड लाइन है, खवातीन हमारी रेड लाइन है। तो जब उन्हें बताया गया कि उनके खिलाफ ही क्रैकडाउन होगा, बच्चों स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR होगी, उन्हें थाने में बंद किया जाएगा, तो तब रेड लाइन क्यों नहीं थी? मुनीबा, ये वज़ीर आला पंजाब का ही फिक्रा है कि बच्चे और खवातीन मेरी रेड लाइन, हाँ जी, और ऐसी रेड लाइन पुलिस के ज़रिए क्रॉस की जाती है और पुलिस जो CM साहिबा हैं उनको जो रिपोर्ट देती हैं पुलिस के मुताबिक जो दी जाती है रिपोर्ट, उसको वो मनोअन तस्लीम कर लेती हैं। यहाँ पे एक गलती सबसे बड़ी CM साहिबा ये कर रही हैं कि पुलिस के लोग जो उनको कहते हैं वो उस शायद ये समझती हैं कि ये मेरे जो हैं वो वेल विशर हैं और गवर्नमेंट के वेल विशर हैं। ऐसा नहीं है। आवाम के अंदर बहुत गमो गुस्सा पाया जा रहा है हुकूमत के लिए, और लोग वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो इस तरह की बातें करना शुरू हो गए। नाला है पंजाब से। और मेरा ख्याल है कि उन तक सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है जिसको वो मनोन यकीन कर लेती हैं, तस्लीम कर लेती हैं। उनको ये ज़रूरत है कि क्या ऐसे पुलिस अफसरान जो पिछले कई अरसे से बैठे हुए हैं और उन्होंने वही गलतियां पहले की और उनको रिपीट करवाया जा रहा है, पहले लोगों को भी, पहली हुकूमतों को भी जो है वो बदनाम करवाया गया, उनके ऊपर तनकीद करवाई गई और अब वही सिलसिला दोबारा से फिर शुरू हो रहा है। जैसे कि लाहौर में अगर किसी ने FIR करवानी है, पहले तो उसकी FIR नहीं होती, अगर उसकी FIR हो जाए तो फिर इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होती, लेकिन मैडम को ये कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो जी किसी सियासी जमात के साथ उसका ताल्लुक है, या ये जो मुतासरा शख्स है, ये मुतासरा खातून है, इसका फ़लाँ पार्टी से ताल्लुक है, तो ये जानबूझ के हुकूमत की, और मैडम वो मान लेती हैं। गलत गाइड किया जाता है। आप देखिए मुनीबा, आपको पता है कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने एक फिक्रा कहा था कि खादम आला, और इन्होंने कहा है मैं माँ हूँ, तो बच्चे रो रहे हैं। एक माँ के पंजाब के जो बच्चे हैं ना वो रो रहे हैं, थानों में चीखो पुकार हो रही है। और पुलिस सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है। सुहेल कैसर साहब ने जो बात की कि जो CCD कर रही है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम पर, ये पिछले दिनों शेखुपुरा में बड़ी दिलचस्प बात है कि एक पुलिस इनकाउंटर होता है, मुबैना पुलिस इनकाउंटर, और उस इनकाउंटर से पहले वही पुलिस अफसरान, वो 3 DSP जिनमें एक तो बड़े अच्छे और काम करने वाले DSP हैं, तो बाकी DSP वहाँ पे बैठे हुए पिकनिक मना रहे हैं और फेसबुक पे उनकी तस्वीर हैं, उनकी तस्वीर हैं कि जैसे वो पिकनिक पॉइंट पे आए हुए हैं। जब पुलिस इनकाउंटर या पुलिस मुकाबला करने का किसी के शऊर में ये बात होती है तो शायद वो तो खाना पीना भूल जाता है कि यहाँ पे कोई नुकसान हो सकता है, तो वो पिकनिक मना रहे हैं और 1-2 यूनिफॉर्म में है, एक बगैर यूनिफॉर्म के है, और वहाँ पे पिकनिक मनाई जा रही है। तो ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट हो गए हैं ना वो पुलिस मुकाबला करने के, इसलिए वो इतना कैजुअली इस चीज को लेकर चल रहे होते हैं। वहाँ पे जो मंशियात फरोख्त करने वालों को उनका खात्मा होना चाहिए। सुना ये है जी 6 से 7 वहाँ पे घर थे जो
क्रेनों के साथ तोड़ दिए गए और वहाँ पे जो लोग मिले नहते मेन लोग नहीं मिले जो मंशियात पर जिनके फरोख्त करने का जिन पे इल्ज़ाम है, वो लोग थे जो वहाँ पे रह रहे थे, आम कोई लोग। मंशियात का आती था तो उनको जो है वो सही है। उनका मुबैना मुकाबला ज़रूर हुआ है। ठीक है। तो सुहेल साहब, अब आपको क्या लगता है, अब जैसे उन्होंने क्या 16 साल के जो बच्चे अब उनको लाइसेंस मिलेगा, अब तो खिदमत मराकज़ पे रश लग जाना है। अच्छा, इससे पहले एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि इससे होगा क्या, ये जो हज़ारों FIRs दर्ज हुई हैं ये आगे और दिहाड़ियाँ लगना शुरू हो जाएं। क्यों? क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। अब किसी भी नाके पर स्टूडेंट को कोई डॉल्फिन वाला रोकेगा, कहेगा जी शनाख्ती कार्ड दिखाएं, जब वो करेगा ना कोई आपके खिलाफ तो भाई मेरा जी। सुबह भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर भारी जुर्माने आयद होने के ऑर्डिनेंस के बाद इस वक्त शहर भर के जितने भी लाइसेंस मराकज़ हैं उसमें इस वक्त शहरियों का गैर मामूली रश देखने को नज़र आ रहा है। कुछ शहरियों से बातचीत हम करते हैं ताकि आपको इसका तमाम तर तनाजुर में पता चल सके। सुबह के आए हैं, तकरीबन 8 बजे के आए हैं, अपना काम छोड़ के आए हैं, तो लाइन में लगे हैं। अभी देखें कितना टाइम लगता है, टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है हमारा। बस उनको चाहिए कि थोड़ी बेहतरी लेके आए इसके हवाले से, ताकि लोगों के लिए आसानी हो। सर लाइसेंस बनवा लिया है, नौकरी पे जाना है, छुट्टी हो गई है, लाइन नहीं लगी, अंदर गए और कह रही 4 का टाइम हो गया है, ये सब्र करो। तो कब से आए हैं आप? सुबह के आए हैं। सुबह कितने बजे के? 9 बजे के। 9 बजे कह रहे दफ्तर खुलेंगे, तो अभी इतनी लाइन लगी, काम से रोज़ छुट्टी करेंगे, उतने का लाइसेंस नहीं जितने काम दिहाड़ी तोड़ेंगे। मैं अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने यहाँ आया हूँ और कल रात को मैं यहाँ से पहले लिबर्टी गया हूँ। लिबर्टी में उन्होंने एंटर नहीं हमें दी और मिसबिहेव किया अच्छा खासा। उन्होंने हमें कहा कि जी हम टोकन इशू नहीं कर रहे, टोकन मशीन बंद थी, उन्होंने हम सबको बाहर निकाल दिया कि यहाँ पे नहीं होना। और उसके बाद जब उन्होंने कहा जी आरफा ग्रीन चल जाएँ, वो भी 24 घंटे है। यहाँ आए हैं, पता लगा जी ये रात 12 बजे तक है। उन्होंने कहा जी आप सुबह 8 बजे आ जाएँ। सुबह 8 बजे आए हैं, अब ये सारी लाइन है, ये आराम आराम से अब जा रही है। जब इनका दिल करेगा 10-10 बंदे 5-5 बंदे, अगर इन्होंने ये काम करना था, इनको पता है कि कितना बैकलैश आएगा, कम से कम उस हिसाब से सर्विस इनके डाउन है, ऑनलाइन पोर्टल नहीं चल रहा, उसकी PSIDs फंस जाती हैं, ये उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेते। अभी भी ये आपको एक काउंटर पे भेजेंगे कि जी आप यहाँ से एक फॉर्म निकलवाएं, दूसरा टोकन लें, आप दूसरे काउंटर पे जाके फ़ीस जमा करवाएं, फिर वापस आएँ, फिर वो कहेंगे जी अब ये बंदा लगा हुआ है। अब इसके पीछे एक हैसल है बहुत बड़ी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं हम, अब आज की हमारी सारी 3 कंसेक्यूटिव लैब्स थी, तीनों निकल गई। आप पूरी दुनिया में एक पढ़े लिखे कौम का निज़ाम होता है, आप पहले उसकी एक कैंपेन लगाते हैं, अवेयरनेस करते हैं और सबसे पहले अपना सिस्टम इस काबिल करते हैं कि आप उस ट्रैफिक को हैंडल कर सकें जो आपकी तरफ आनी है। जब आपको पता है कि भाई अच्छा ये हमें स्टैटिस्टिक्स बताते रहते हैं कि जी इतनी लाइसेंसेस बनने हैं, ये होना है, वो होना है, जब आपको पता है बनने हैं तो आपके पास जब अकोमोडेशन नहीं, आप कहते हैं PSID सर्वर डाउन हो गया है, ऑफिस में आपके पास रश लगा हुआ है, आवाम आपकी बदतमीज़ है, लोग आपको मैं कल वहाँ पे गया हूँ, मुझे कहते हैं जी आपने टाइम से आना था। मैंने कहा मेरा नवंबर में एक्सपायर हुआ है 10 दिन पहले, तो मैं इससे पहले कितना को पहले आता। और अब भी वो मैंने 1787 पे कंप्लेन की, वो भी उसको जस्टिफाई करने के चक्करों में थे जी वो रश है, ये है। आपने अगर इस तरह करना है, आप FIRs दे रहे हैं, ये वायलेशंस हैं, ये एक्ट ऑफ क्राइम थोड़ी है कि आप इस पे FIR दे रहे हैं ट्रैफिक वायलेशंस पे। इनके ऊपर चलान है, वो भी आपने hefty कर दी है। 1787 की मेरी रिकॉर्डेड कॉल है, उन्होंने मुझे कहा है जी कि आप बेफिक्र हैं, अब FIR नहीं होगी, चलान होगा। क्यों होगा? मैं अपनी गाड़ी का पेट्रोल लगा के जब मैं ऑफिस के बाहर आया हूँ, ऑफिस वाले मेरा लाइसेंस नहीं बना रहे तो मुझे चलान। बिल्कुल जनाब, ये खिदमत सेंटर का मनाजर थे, सूरत हाल थी जहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं और लोग जो है वहाँ पर भी सहूलियात ना मिलने की वजह से नाला हैं और परेशान हैं कि हमें जितनी भी सहूलियात हैं प्रोवाइड नहीं की जा रही है। मुझे सब ये जितने भी कवानीन हैं इनमें हमारे पुलिस बरादरी के जो लोग हैं, हमारे जो वकील हजरात हैं, हमारे बाकी जो लोग हैं वो भी आते हैं कि नहीं आते हैं? क्योंकि उनके खिलाफ तो नहीं क्रैकडाउन होता। इस दफ़ा ये हुआ कि ये तो क्रेडिट IG पंजाब साहब को जाता है, क्योंकि मैडम CM ने जो कहा कि पहले प्रपोज़ल तो खैर IG साहब की थी कि जी मैं पूरे पंजाब में आपको कानून में जो है वो कोई बालातर नहीं होगा, सबको पकड़ा जाएगा। इवन कि यहाँ तक हुआ कि जो पुलिस स्टेशंस में मोटर बाइक्स खड़ी हुई थी जिनकी नमूना नंबर प्लेट्स नहीं थी और बगैर नंबर प्लेट के बाइक्स खड़ी थी, उनकी तस्वीर बना के एक स्पेशल रिपोर्ट भी बनाई गई। अच्छा। और ये भी होता रहा कि बहुत सारे पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकार, जो अफसरान हम सब इंस्पेक्टर को भी और एक थानेदार को भी कह देते हैं, तो उसके पास अगर कोई हेलमेट नहीं है या उसकी गैर नमूना नंबर प्लेट है तो उसको जुर्माना भी हुआ, लाइसेंस जो है अगर नहीं था उस पर भी चालान हुआ। तो ये कुछ तो होता रहा, इस पर तो अमल दरामद। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट को ठीक करने की बजाय
आप आवाम के साथ वो वाला सलूक ना करें जिसके लोग मुस्तहिक नहीं हैं। वो स्टूडेंट बच्चे जो तालीम, ये देखें अभी एक बच्चा उसने कितनी खूबसूरत बात की है, उसने कहा कि मैं लाइसेंस बनवाने के लिए आया हूँ और मुझे 3 दिन से ये चक्कर काटने पड़े। और शेर साहब वाली बात भी ये ठीक है कि अगर आप एकदम से क्रैकडाउन शुरू हुआ है तो आप लाइसेंस बनवाने के लिए वहाँ पे लंबी कतारें लगा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप स्टूडेंट्स से पूछे तो सही कि उनके ऊपर बीत क्या रही है, उनके साथ उसके ऊपर लाइसेंस बनाने के लिए भी बहुत सारे मसाइल हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे शहरों से आकर पढ़ते हैं और लाइसेंस बनवाने के लिए, क्योंकि उनका आईडी कार्ड अपना काम कर रहे उनका आईडी होते हैं, कार्ड पार्ट दूसरे टाइम शहर जॉब का कर होता रहे होते है, हैं। हाँ उनका जी। दूसरे शहर का आईडी कार्ड होता है और लाहौर में लाइसेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो दुश्वारी जाता है। का सामना करना सॉरी पड़ता है। शेख साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें एक मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। नमूना नंबर प्लेट होती है, ये वही होती है जो एक्साइज डिपार्टमेंट जारी करता है? ये वही एक्साइज की नमूना नंबर प्लेट होती है जो कई सालों से नहीं हो रही। यही मैं कहना चाह रहा था कि पैसे ले लिए उन्होंने और नंबर प्लेट नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि नंबर प्लेट नहीं है और उसके खिलाफ भी फिर आप एफआईआर दर्ज करेंगे तो उस बंदे का क्या कसूर? आप एक्साइज डिपार्टमेंट को बेहतर करें ना कि वो नमूना, वो नंबर प्लेट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिल मिला के ना ये इतनी हैसल क्रिएट करते हैं। तो हमने भी कोशिश की है कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जा सके और इसको हल किस तरह किया जा सकता है वो तजावीज़ पेश की जा सके। सुहेल कैसे साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुजाहिद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया था, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।